ये समझाने का प्रयास किया था कि कहां पर कैसे किस तरीके से सीट होती है और किस तरीके से कहां पर कौन करते हैं। हमारी बात चल रही थी आईपीएस ऑफिसर के बारे में, ठीक है। तो आईपीएस ऑफिसर कौन होते हैं, आईपीएस ऑफिसर कौन बैठता है यहाँ पर, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो आईपीएस ऑफिसर जो होता है एक एक्स रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर होता है। आईपीएस ऑफिसर जो इंटरव्यू में बैठा है वो होता है एक्स रिटायर्ड ऑफिसर, जिसने रिटायरमेंट कहां से लिया उसके बारे में हम बता देते हैं। ये जो एक्स आईपीएस होगा, रिटायर्ड हुआ है, ये कोई एसपी या फिर डीआईजी आईजी यहां से नहीं बैठाया जाता है। ये जो आईपीएस ऑफिसर होता है ये यहां पर बैठता है, या तो बैठा होगा डीजीपी। कौन बैठा होगा, डीजीपी। इस पर भी थोड़ा थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, नहीं तो कंफ्यूज रहोगे। तो डीजीपी की फुल फॉर्म जो है वो है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। अब इसका काम क्या होता है, स्टेट में जो भी स्टेट है, चाहे यूपी स्टेट हो, एमपी स्टेट हो, राजस्थान हो, बिहार हो, सभी स्टेट में जो पुलिस का डायरेक्टर होता है, स्टेट की बात कर रहे हैं, इंडिया मत चले जाना, स्टेट में जो सभी पुलिस का डायरेक्टर होता है, डायरेक्टर कौन होता है, निर्देश देने वाला, हमें ये निर्देशित करता है, यानी कि पुलिस डिपार्टमेंट का जो पूरा सर्कुलर ऑफिसर, पूरा डायरेक्टर, जिसके पास पूरा लेखा जोखा है, एक एसआई से लेकर के पूरा एडीजी तक का इसी के पास रिपोर्ट है, ठीक है। पूरा स्टेट का ये हेड होता है। अब आप देख लीजिए, अगर ये यूपी का हेड यहां पर बैठा हुआ है, रिटायर्ड को भी, यानी कि वही 25 से 30 साल और भी ज्यादा सर्विस दे रखी हो, यहां से वो रिटायर्ड। अब सर्विस देने पर मत कमेंट कर देना कि यहाँ पर सर कितनी सर्विस दी होगी उसने और सर्विस कितनी दे सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपकी सर्विस की ज्वाइनिंग पर। अगर आप 21 साल में हो जाते हो तो डिपेंड करता है कि आप 30 से 35 साल तक चले जाओ और भी ज्यादा चले जाओ, और आप बनते हो 28, 27, 28 की एज में, तो फिर सोच लीजिएगा वहीं से काम हो जाता है। तो अब बात करते हैं एक्स रिटायर्ड डीजीपी, ठीक है। पता है कि एक्स यहां से भी हुआ हो, रिटायर्ड यानी एक्स रिटायर्ड कहां से हुआ हो, कुछ हो भी सकता है आईबी से, ठीक है, आईबी के पद पर भी रह करके रिटायर्ड हुआ हो, आईबी यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो में काम कर चुका हो, ठीक है। अब यहां से आप ये समझ लीजिएगा कि जो स्टेट को संभाल चुका हो, पूरा स्टेट की पुलिस फोर्स को संभाल चुका हो, वो किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, कहीं से भी लॉ एंड ऑर्डर से डिपेंडेड कहीं से भी क्वेश्चन उठा सकता है। आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, क्वेश्चन को सिंपल तरीके से देना है आंसर, और अगर नहीं आ रहा है सिंपल तरीके से मना कर सकते हैं, पर प्लीज हंसना मत मना करते कि आ भी नहीं रहा क्वेश्चन फिर भी दांत निकाले जा रहे है ना। तो हंसने का भी एक तरीका होता है, जैसे नहीं आया सॉरी सर नहीं आता, ऐसे मत बोल देना कि सॉरी सर हमें आ ही नहीं रहा, तो वे कहेंगे तुम ही सबसे बड़े वाले, हमें एक नया अजूबा मिले, है ना। एक तो आ नहीं रहा, दूसरी बात ऐसे ही जिला में करोगे कि सर हमें तो डिसीजन लेना भी नहीं आ रहा, हम कैसे ले लें डिसीजन। तो ये रिएक्शन आपका साइकोलॉजिस्ट कैच करता है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि साइकोलॉजिस्ट से बच के रहना, फाइनली लास्ट में उसी के पास आती है। अगर उसने कहीं ये वाला कर दिया ना तिथर बिथर, तो सारा इंटरव्यू को बिथर बिथर हो जाओगे, ठीक है। इससे बचना, साइकोलॉजिस्ट है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम प्रोफेसर की ओर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, 5th नंबर पर बैठा हुआ है, वो बैठा हुआ है प्रोफेसर। 5th नंबर पर प्रोफेसर बैठा हुआ है, प्रोफेसर, ठीक है। अब ये जो प्रोफेसर है ये कौन हो सकता है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। प्रोफेसर बैठता है आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, ठीक है, जो आपने ऑप्शनल सिलेक्ट किया था, जब आप जैसे ही प्री को क्वालिफाई करते हैं, फिर इसके बाद मेंस के लिए
DAF का फॉर्म भरते हैं। DAF क्या होता है? डिटेल्स एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। अब डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म में आपसे वो जो फॉर्म है वो क्या पूछता है वो भी मैं आपको बता दूं। तो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म में पूछा जाता है आपका हॉबीज क्या है। हॉबीज समझते हो? आपको क्या चीजें पसंद है, ठीक है। एक शब्द में होता है हॉबीज। आपको क्या चीजें पसंद है। अब खाना पीना के बारे में भी अगर ज्यादा हो खाने पीने वाले तो खाना पीना भी लिख देना भाई, है ना। डिपेंड करता है आप लोगों पर। अगर खेलना कूदना आपको पसंद है, कुछ ऐसी चीज लिखना जिससे, देखो जब DAF का फॉर्म भरो तो उसको हमेशा ये बहुत ही बारीकी से समझकर भरो कि क्या ये मेरी चीजें वाकई में लाइफ में मैं रियलाइज करता हूँ, वाकई में ये जो चीज मैं हॉबीज में ऐड करने जा रहा हूँ ये मेरी चीज लाइफ से ताल्लुक रखती है। अगर ये लाइफ से ताल्लुक नहीं रखती है तो किसी से, मम्मी पापा से पूछ करके या दोस्तों से पूछ करके या कोई बहुत बड़ा टॉपर है UPSC का उससे पूछ करके मत भर देना मेरे प्यारो दोस्तों, ठीक है। हॉबीज का मतलब है आपकी अपनी पसंदीदा जो है उसको ही भरना। फिर चाहे आपका क्रिकेट हो, फिर चाहे आप फुटबॉल खेलते हो, टेनिस खेलते हो या आपका पढ़ने में मजा आता हो, पर भरना बिल्कुल सोच समझ करके, ठीक है। क्योंकि हॉबीज इस चीज से लेकर के स्टार्ट होती है, प्रोफेसर, ठीक है। अब जो ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया हुआ है ये काम क्या करता है उस पर भी बात करेंगे। अब ये जो प्रोफेसर बैठा हुआ है ये कौन बैठा हुआ है उसके बारे में हम बात कर लेंगे। ये बैठा हुआ है एक एक्स रिटायर्ड, या फिर ये भी नहीं कि एक्स रिटायर्ड ही आएंगे, नहीं, एक बहुत अच्छी सर्विस दे रहा है वो भी प्रोफेसर आ रहा है। जो अभी करंट में है वो भी आ सकता है, यानी कि अभी करंट में हो भी सकते हैं, वो भी ये प्रोफेसर हो सकता है। अब ये प्रोफेसर किस कॉलेजों का होगा, देखो उस कॉलेजों के भी नाम बता देते हैं। जैसे एक तो हो गया हमारा DU, ठीक है। DU यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हो सकता है, या फिर आपका JNU का भी हो सकता है, ठीक है। DU का भी हो सकता है, JNU का भी हो सकता है और BHU का भी हो सकता है, ठीक है। यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब बात करते हैं, PTC लगा देते हैं नहीं तो कंफ्यूज रहोगे कि कहाँ क्या लिख दिया। PTC यानी कि और भी कॉलेज आ सकते हैं। आपको ये नहीं पता करना है कि JNU का आ गया कि BHU का आ गया कि DU का आ गया, है ना। क्योंकि ये पता कर करके आप क्या साबित करोगे कि भाई उनसे जाकर के मिल लें कि हमारा ऑप्शनल हिस्ट्री है और आप वहां पर जा रहे हैं, तो प्लीज कुछ अच्छा सा कॉम्प्रोमाइज करके ही क्वेश्चन करना। तो ऐसा कुछ आपके साथ होने नहीं वाला है। मैंने सिर्फ इसलिए ये लिख दिए हैं कि यहाँ कॉलेज से मोटे शब्दों में बता दिया है बेसिकली कि यहाँ से उठा जा सकते हैं, ठीक है। प्रोफेसर ज्यादातर आते हैं DU और JNU, ठीक है। तो आप समझ गए हैं कि एक अच्छी सर्विस देने वाला प्रोफेसर है, ये वो है। अब डिपेंड क्या करता है कि ये किस लिए रखा गया है। ये वही प्रोफेसर आएगा जो आपका ऑप्शनल होगा, जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा, ये उसी का प्रोफेसर आता है, ठीक है। जो प्रोफेसर आएगा जो आपका ऑप्शनल होगा, जिसमें आपने वैकल्पिक विषय जो मेंस में वैकल्पिक विषय है उसमें आपने जो क्वेश्चंस लिखे होंगे, जो वैकल्पिक विषय सिलेक्ट किया होगा, उसी का प्रोफेसर आता है। जैसे मान लीजिए अगर आपने हिस्ट्री का लिखा तो हिस्ट्री एक्सपर्ट आएगा। आपने PSIR लिया, PSIR तो PSIR का आएगा। और आपने अगर जियोग्राफी लिया तो जियोग्राफी का आएगा, ठीक है। और ऐसे ही ETC जो भी आपका इंजीनियरिंग डॉक्टरी जो भी आपका है उसी का हेड प्रोफेसर बुलाया जाता है। अब क्यों बुलाया जाता है मैं आपको बता दूं। इसलिए बुलाया जाता है जिससे आपके जो ऑप्शनल रहे हों उसके बारे में वो बेसिक चर्चा कर सके।
आपने आंसर राइटिंग तो बहुत अच्छी की, आपने मार्क्स अच्छे लाए ऑप्शनल में, पर वो आपको बारीकी से समझाने का ये प्रयास करता है और अपने आप को सेटिस्फाइड करने के लिए ऐसे क्वेश्चंस करता है कि जो शायद आपने पढ़े हैं और आपको ठीक तरीके से रिप्रेजेंट करना आता है या नहीं आता है। मैं सीधी सी बात बता दूं आपको, तो जो पूरा इन चारों का जो 4 मेंबर्स बैठे हैं ना साइकोलॉजिस्ट को छोड़ करके, इन सबका सिर्फ यही काम होता है कि हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछें जो क्वेश्चंस के आंसर देने का रिएक्शन आपका हो वो किस तरीके का हो, और उस रिएक्शन को कैच कौन करे, साइकोलॉजिस्ट कैच करे, और फाइनली यही आपकी कैच आउट करता है कि आपका रिएक्शन कैसा रहा। और बहुत से बच्चे अभी बताते हैं कि बहुत बच्चों का ये मानना है कि जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम्स होते हैं, यूपीएससी का पूरा जो सिलेबस है पूरा यूपीएससी ही मान लेते हैं, सिविल सर्विसेज को वो मानते हैं सबसे ज्यादा टफ। ठीक है, तो सिविल सर्विसेज को टफ मानने का सिंपल सा यही नजरिया है कि वो मेंस को टफ नहीं मानते। पढ़ने वाला बच्चा क्या करता है, मेंस तो निकाल लेगा क्योंकि मेहनत ही तो करनी है, रात दिन एक करना है। 24 घंटे में से अगर 14 घंटे बच्चा पढ़ेगा, कोई भी काम हो अगर हम डेली रूटीन में वो काम करते हैं तो एक दिन ऐसा आता है कि हमारा वो रूटीन हमारी हैबिट में तब्दील हो जाता है, और जब वो रूटीन हमारी हैबिट में बदल जाता है तो हमें उस काम को करने में प्रॉब्लम नहीं होती है, और जब प्रॉब्लम नहीं होती है तो हम उस काम को बहुत अच्छे से कर पाते हैं। और जब आप अच्छे से कर पाओगे तो सीधा सा यही है ना कि रिजल्ट भी अच्छा ही होगा। फिर चाहे आप किसी भी काम को करें या पढ़ाई को करें, सभी प्रकार में जो भी आपका रहा हो उसमें आपका रिजल्ट अच्छा रहेगा। इसीलिए हमेशा बच्चों का ये डाउट रहता है कि मैथ्स तो निकाल ले जाएंगे, सबसे बड़ी जो प्रसाद की जड़ होती है वो होता है इंटरव्यू। डर जो बच्चों का है वो किस चीज का है, डर जो बच्चों का बना हुआ है ना वो बना हुआ है साक्षात्कार के लिए, साक्षात्कार के लिए, यानी इंटरव्यू बोलते हैं ना इसको, इंटरव्यू। इसी के लिए इनका डर है सबसे बड़ा, साक्षात्कार के लिए। ठीक है, तो अभी मैंने ये क्लियरिटी के साथ बताया है कि इंटरव्यू कौन कौन लेते हैं, क्या सदस्य होते हैं, और उन सदस्यों के नाम भी बताए हुए हैं, और किस तरीके से वो पूछते हैं क्वेश्चंस वो भी मैंने बताया हुआ है। तो डर बनाने का जो माहौल है वो सिर्फ वो 5 सदस्यों के बीच का है, और उन 5 सदस्यों के बीच का डर का माहौल इसलिए है क्योंकि वहां पर साइकोलॉजिस्ट बैठा हुआ है। ठीक है, अब जब साइकोलॉजिस्ट बैठाया हुआ है तो सिंपल सी बात है कि क्वेश्चंस जो होंगे, जो अदर्स मेंबर्स के जो 4 मेंबर्स बैठे हुए हैं वो इस तरीके से क्वेश्चंस आपके सामने पेश करेंगे जिससे आपका पूरी बॉडी का रिएक्शन वो साइकोलॉजिस्ट को दिखे। साइकोलॉजिस्ट को जब वो रिएक्शन दिखेगा फिर उस पर वो फाइनली ऐसे टिक करेगा और या फिर ऐसे ना टिक कर दे कहीं, ये उस पर डिपेंड करता है। और आप पर ये डिपेंड करता है कि आप अपना रिएक्शन किस प्रकार से रखते हैं। अगर आपने इस पर रिएक्शन रख दिया तो समझ लेना भाइयों दोस्तों चले गए फिर प्री के लिए जाना फिर 2024 और 25 में, और इसमें आ गए तो गैप हो गया तुम्हारा, यानी कि इंटरव्यू क्वालिफाई हो गए और फिर जो फाइनली फंसेगा वो फंसेगा मेरिट, तो वहां पर अपन को ज्यादा सोचना नहीं है। तो इसी सब की जानकारी देते हुए आज हमने क्या जाना, इंटरव्यू किस तरीके से होता है, इंटरव्यूअर्स क्या होते हैं, इंटरव्यूअर्स कितने होते हैं, उनके बारे में हमने नंबर से बारीकी तरीके से जाना है। और इसी के चलते हुए मैं वीडियोस को समाप्त करता हूं, और आप सभी से जो भी इस वीडियो को देख रहा हो, यूपीएससी का एस्पिरेंट हो या उनके पेरेंट्स देख रहे हैं, जिन बच्चों के पेरेंट्स देख रहे हो, उन पेरेंट्स का ये सपना हो कि हमारा बच्चा यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करे और क्वालिफाई करने के साथ साथ अपनी मेरिट लिस्ट में अच्छा परफॉर्मेंस करे, तो उन सब से मेरी लास्ट में यही गुजारिश है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा एस्पिरेंट तक, ज्यादा से ज्यादा पर्सन्स तक शेयर करें,
और बस लास्ट कहना मेरा यही है, सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, क्योंकि आपका ये जो सब्सक्राइब है यही मुझे उन एस्पिरेंट तक पहुंचाएगा जिस एस्पिरेंट को मेरी सख्त जरूरत है, इस वीडियो की सख्त जरूरत है। मानता हूं मुझसे बड़े फैकल्टी होंगे, मुझसे बड़ी फैकल्टीज के साथ वो बता सकते हैं, पर मैं जो तरीके से बताऊंगा बिल्कुल, मैं एक एस्पिरेंट हूं, इसलिए हर एक एस्पिरेंट की भावना को समझ सकता हूं कि किस तरीके से वो जूझ रहा होगा। बहुत से ऐसे एस्पिरेंट होंगे जिनको अभी तक तैयारी का माहौल ही पता नहीं होगा, इसलिए मैं चाह रहा हूं कि ये जो मेरी वीडियो है उन सभी तक मेरी वीडियो समय से पहुंचे। करना क्या है, बस इतना सा करना है, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस, जिससे मैं और मेहनत कर सकूं और इसी मेहनत के साथ सभी एस्पिरेंट को ये बता सकूं कि किस तरीके से पूरा एग्जाम्स का माहौल होता है। इतना ही नहीं, सिलेबस पर भी हम फोकस करेंगे। समय पर आने पर हम सिलेबस उठाएंगे। चली जा रही है, स्टार्ट से लेकर के प्री से उठाया था, इंटरव्यू तक के लिए हमने फुल्ली जानकारी दे रखी है। अभी कुछ चीजें बची हुई हैं कि मेंस में जो सिलेबस होता है वो क्या होता है, उन सब पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आप सभी से बस इतना ही कहना है, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और शेयर जरूर कीजिएगा इस वीडियो को, जिससे सभी एस्पिरेंट तक मेरी ये वीडियो पहुंचे। जय हिंद।